स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के इस लाइव सेशन में। आज हम देखेंगे क्लास 11 का जो आपका है सब्जेक्ट होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान। इससे संबंधित जो आपका कॉमन एनुअल एग्जामिनेशन यानी कि टर्म 2 का जो एग्जाम होने वाला है, इससे संबंधित एक इम्पॉर्टेंट, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन पेपर है उसे हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो बात करते हैं आपके पेपर पैटर्न की। टाइमिंग 2 घंटे की है। मैक्सिमम मार्क्स आपके 35 हैं। नंबर ऑफ सेक्शन आपके जो है टोटल जो है वो 3 होंगे और क्वेश्चन आपके 13 होंगे। पहले खंड में आपके 7 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के, दूसरे खंड में आपके 3 क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के, तीसरे खंड में आपके 3 क्वेश्चन होंगे 4 मार्क्स के। तो चलिए शुरुआत करते हैं। गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूँ। जो लाइव चैट है, ठीक है, लाइव चैट में आपके जो क्वेश्चन है, आपके जो डाउट है वो आप मुझे पूछ सकते हैं। और दूसरी बात, लाइव चैट में अगर कोई भी बच्चा फालतू की बात करते हुए पाया जाता है तो उसे चैनल से हाइड कर दिया जाएगा। इन फ्यूचर वो कोई भी कमेंट, कोई भी इंपॉर्टेंट जानकारी हम तक नहीं पहुंचा पाएगा। याद रखिएगा, इसलिए आप कोई भी जो अनकॉन्शियस बातें हैं वो उसमें ना करें। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। और एक डाउट और रहता है बच्चों को कि सर आप जो आंसर वो बहुत लेंदी बताते हो। तो एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं बच्चों कि मेरे द्वारा जो आंसर बताया जाता है, ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आपका 3 मार्क्स में आ जाए और जो आंसर मैंने आपको 2 मार्क्स में बता रखा है वो पॉइंट्स आप लिख दोगे 2 मार्क्स से क्वेश्चन को ही, तो आपको पूरे 3 मार्क्स मिलेंगे। यानी कि आपको जो आंसर बताया जाता है उसमें से अगर आप 75% भी याद कर लेते हो, 75 या 60% भी याद कर लेते हो, तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे जितने मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर है। याद रखिएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा ज्यादा करके बताता हूँ, क्योंकि कुछ पॉइंट आपको अगर आपके दिमाग में टच हो जाए तो वो आप आसानी से लिख सकेंगे। ठीक है, सेक्शन नंबर ए यानी कि खंड क्या है आपका 14 अंक का। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित को आपको परिभाषित करना है। एक है स्नेहनात्मक अनुशासनात्मक दृष्टिकोण है, एक है शक्ति उन्मुख। ठीक है, तो देखते हैं भाई कैसे हम यहाँ पे इन्हें एक्सप्लेन करेंगे। देखो हिंदी में आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा। जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं वो इसे आपकी जो सेंटेंस फॉर्मेशन है उसे यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूँ, इंग्लिश में आप एक सेंटेंस फॉर्मेशन यहाँ से देख लीजिए। ठीक है, देखो पहला क्या है, स्नेहनात्मक अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। ये क्या होता है कि जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों को अनुशासित कहते हैं। वो उन्हें कई मूल्यों को उनको समझाकर उनके साथ तर्क वितर्क करके समझाते हैं। यानी कि ये ऐसे माता पिता जो अपने बच्चों को प्यार से सभी नियमों मूल्यों को समझाते हैं, उनके साथ एक स्नेह भरा, एक कोमल भरा व्यवहार रखते हैं, इसे कहते हैं स्नेहनात्मक दृष्टिकोण। उसके बाद शक्ति उन्मुख, यानी कि सिंपल सी बात है जिसमें शक्ति का उपयोग किया जाएगा। तो कुछ माता पिता जो है क्या करते हैं कि अपने बच्चों को किसी भी कारण को बताए बिना क्या करते हैं, उनको किसी भी काम करने से रोक देते हैं, उनके साथ आक्रामक रूप से पेश आते हैं, कई बार उन्हें धमकाते भी है, कई बार उन्हें किसी भी काम करने के लिए दंड भी देते हैं। तो ये होता है शक्ति। स्नेह यानी कि प्यार से समझाओ, शक्ति यानी कि बल के द्वारा, इस तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया, ये वाला। अब देखो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। नियमित व्यायाम के 4 लाभ लिखे, यानी कि अगर आप डेली जो एक्सरसाइज करते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं ये समझाइए। तो देखते हैं भाई कौन कौन से बेनिफिट हो सकते हैं। सबसे पहला, व्यायाम के द्वारा हमारा जो शरीर है वो तंदुरुस्त रह सकता है। साथ ही साथ हृदय और जो फेफड़े हैं इनकी कार्य क्षमता और भी बढ़ जाती है। यदि आप नियमित व्यायाम करते हैं तो इससे आपका जो शरीर है उसमें किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होगी, अर्थात आपका शरीर रोग मुक्त बनेगा। उसके बाद शरीर की जो शक्ति होती है, आपके शरीर में जो ताकत है वो बनती है। चपलता, लोच और समन्वय ये सभी बढ़ता है। साथ ही साथ आपकी थकान को दूर करने में सहायक होती है। आपकी जो याद करने की शक्ति होती है उसे बढ़ाता है। शारीरिक ढांचा जो होता है आपका उसमें भी सुधार लाता है। तो ये होते हैं नियमित व्यायाम करने के लाभ। आपको 4 लिखने थे, मैंने आपको 7 समझा। ठीक है, इंग्लिश में देखना चाहें तो फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन। इन सभी पॉइंट्स को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, किशोरों के लिए वस्त्र चयन करना कठिन कार्य क्यों माना जाता है। यानी कि किशोरों के लिए जब वस्त्रों का चयन करते हैं तो वो एक कठिन कार्य क्यों होता है। तो देखो यहाँ पे पॉइंट्स ये लिखे हुए हैं। तो कठिन क्यों होता है, सबसे पहला है किशोर जो है वो ना केवल फैशन वाले कपड़े पहनते बल्कि उन्हें और अधिक जो नई फैशन आई है वैसे फैशन उन्हें पहनना अच्छा लगता है। साथ ही साथ वो जितनी भी नई फैशन आती है चाहे वो कितनी भी महंगी हो उसका अनुसरण करते हैं। तो इसीलिए किशोरों के लिए वस्त्र जो होते हैं उनका चयन करना कठिन हो जाता है। वे अपने पहनावे के ऊपर बहुत अधिक धन खर्चा कर देते हैं। कई बार क्या होता है, वो खेल कूद या कसरत के लिए जब तैयार होते हैं तो उन्हें ये देखना पड़ता है कि भाई हमारे पास क्या ऐसे कोई कपड़े हैं, कोई ऐसे जूते हैं जो हमारे लिए आरामदायक हो। ठीक है, और फैशन में कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको ऐसे कपड़े और जूते मिल जाएं, ठीक है, जो कि खिंचाव, छाले मोच या फिर टखने में सूजन जैसी समस्याओं से बचा सके। ऐसे जो काम है वो फैशन वाले जूतों में कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे।
इसीलिए किशोरों के वस्त्र जो है इनका चयन करना काफी कठिन कार्य होता है। ठीक है। उसके बाद घुटनों के बल चलने वाले बच्चों के वस्त्र कैसे होने चाहिए, यानी कि वो बच्चे जो घुटनों के बल चलते हैं उनके लिए जो वस्त्र है वो आपको किस तरीके के खरीदने चाहिए। तो देखते हैं भाई, अथवा में इसका आंसर लिखेंगे। ये रहे आपके 4 पॉइंट। तो सबसे पहले वस्त्र जो है वो इस तरीके के होने चाहिए ताकि बच्चे जो है वो आसानी से घूम फिर सकें और वो ढीला-ढाला और एक तरीके से किसी भी प्रकार की बाधा ना पहुँचाए बच्चे के कार्य करने में, बच्चे के खेलने-कूदने में। ऐसे परिधान, ऐसे वस्त्र होने चाहिए। ढीले होने चाहिए और जो फिट है ऐसे परिधान होने चाहिए जो कि आसानी से खींचे जाएँ, यानी कि अगर जैसे जैसे जो बच्चे होते हैं वो बड़े होते हैं, तो उन्हें उन कपड़ों को और थोड़ा बड़ा करने की गुंजाइश हो, ऐसे कपड़े बच्चों के लिए लेने चाहिए। जो बच्चे मतलब जो कपड़े जो हैं वो अधिक टाइट हों, कसकर बुने गए हों, इन कपड़ों की बजाय आप हल्के कपड़े उनके लिए लेकर आएँ। बच्चों की आवश्यकता के देखिए, बच्चों को मान लीजिए अगर 2 से 3 जोड़ी की आवश्यकता है, तो आप 10 जोड़ी कपड़े खरीद के मत लाइए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं उनकी इस एज में उनका जो लंबाई होती है, उनका जो विकास होता है शरीर का वो अधिक हो रहा होता है, ठीक है? और इंग्लिश को अगर आपको इसी को इंग्लिश में समझना है तो इसी इज़िली आप यहाँ पे एक पॉइंट समझ सकते हैं। गाइस, आपको सभी क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए यस सर, हमें सभी सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पे है मिड डे मील योजना को प्रारंभ करने के उद्देश्यों को समझाइए, यानी कि मिड डे मील जो योजना थी इसको प्रारंभ करने के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं। तो देखो, हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है और इंग्लिश में यहाँ से समझ लीजिएगा। पहला पॉइंट है कि प्राथमिक स्कूल जो है, यानी कि जो नॉर्मल स्कूल होते हैं 1 से 5वीं और छठी से 8वीं तक के, इन स्कूलों में जो बच्चे हैं उनकी संख्या में वृद्धि की जाए ताकि बच्चे आना शुरू कर दें। प्राथमिक स्तर पर जो पैसा फालतू का खर्च हो रहा है उसे हम क्या करेंगे, फालतू का पैसे को खर्च को रोककर हम बालकों को, बालिकाओं को प्राथमिक स्कूलों में रोके रखेंगे। किसके द्वारा? हम उन्हें क्या करेंगे, पौष्टिक भोजन के द्वारा स्वास्थ्य लाभ देंगे, साथ ही साथ उन्हें खेलने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स देंगे। और ये जो मिड डे मील है, मिड डे मील की वजह से क्या होगा कि जब वो आपस में बैठ के खाना खाते हैं तो एक भ्रातृत्व यानी कि भाईचारे की भावना उत्पन्न होगी। और जब आप स्कूल में जाते हैं तो आप एक ही ड्रेस पहन के जाते हैं, एक ही शूज, एक ही कपड़े, तो आपको क्या होता है, इसके अंदर एक जातिवाद जो होता है, जातिवाद वो खत्म हो जाएगा इससे, ठीक है? तो इसलिए जो मिड डे मील योजना है इसको तो स्टार्ट करने के ये उद्देश्य थे और इंग्लिश में आप इन पॉइंट्स को यहाँ से कंप्लीट समझ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 4 आपको? कमेंट करके बताइए आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही हैं तो। अब देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 2 क्वेश्चन है। एक है प्रत्यक्ष आय क्या होती है और अप्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट इनकम, और एक होती है इनडायरेक्ट। तो देखते हैं भाई, सबसे पहले प्रत्यक्ष आय क्या होती है। तो इसमें जो है वो धन का उपयोग किए बिना परिवार के सदस्यों को उपलब्ध सेवाएं, यानी कि वे सेवाएं जो व्यक्ति, जो परिवार जो होता है कोई, तो उसके सदस्यों को वे सेवाएं जो कि बिना धन के उपयोग के मिले, जैसे कि घरेलू बागवानी, भोजन पकाना, सामुदायिक सेवाएं जैसे कि उद्यान, सड़कें आदि, ये होती हैं प्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष यानी कि वे वस्तुएं सेवाएं जो व्यक्ति के द्वारा जब वो धन अपना विनिमय करता है, यानी कि धन खर्च करता है, तब उसके बाद जो उसे साधन प्राप्त होते हैं, जो सुख प्राप्त होता है, उसे कहते हैं। जैसे कि अच्छी किस्म की अगर आपको सब्जी खरीदनी है, अच्छी किस्म के अगर आपको कपड़े खरीदने हैं, तो उसके लिए आपको धन लगाना पड़ेगा, अपना धन देना पड़ेगा, विनिमय करना पड़ेगा। ठीक है? इसीलिए धन का एवं योग्यता का जो कौशल है उसका प्रयोग करते हैं, तो इसे कहते हैं प्रत्यक्ष आय, और एक होती है अप्रत्यक्ष। इसको आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। इंग्लिश में देखना चाहें तो व्हाट इज द डायरेक्ट इनकम एंड इंग्लिश इनडायरेक्ट इनकम क्या होती है। अब देखो सेकंड क्या है, बजट निर्माण के जो चरण है उनको नामांकित कीजिए, यानी कि नॉमिनेट द फेसेस ऑफ बजट फॉर्मुलाइजेशन। तो देखते हैं भाई बजट निर्माण के क्या क्या सिद्धांत। तो सबसे पहला है, जब भी आप बजट बनाते हैं तो आपको एक बजट की जो परिभाषा है वो भी आप बता देंगे कि बजट जो है ये प्रबंधन का एक पहला चरण है, यानी कि जब आप प्रबंधन करते हैं तो ये पहला चरण है और ये भविष्य में आप जो व्यय है, आप जो खर्चा है वो कैसे करने वाले हैं उसकी योजना बताता है। अब इसके चरण क्या है, तो सबसे पहले ये कहता है कि भाई जो आवश्यक वस्तुएं हैं और जो सेवाएं हैं उनकी सूची तैयार कर दो। ठीक है? फिर कि वांछित मुद्दों की जो लागत है उसका पूर्व अनुमान लगाना चाहिए, यानी कि जो वांछित मुद्दे हैं, यानी कि ऐसे मुद्दे जो हमारे किसी काम के नहीं है, तो उसको हम साइड में कर देंगे। ठीक है? हमें क्या करना है, जो हमने देखा है कि इन मुद्दों पर हमारा पैसा खर्च होने वाला है, तो हमें देखना है कि हमारी जो कुल आय है वो कितनी होने वाली है। ठीक है? और फिर उसके बाद हमें देखना है कि हम इस आय का संतुलन कैसे बिठा सकते हैं, खर्चे के साथ में और अपनी जरूरतों के साथ में। उसके बाद जो योजनाएं हमने बनाई है उसकी जांच करें, और जब तक तब तक इसको हम जो है एक तरीके से नवीनीकरण करते रहें जब तक ये सफल ना हो जाए। ठीक है? तो अब इसी को अगर आपको इंग्लिश में समझना है तो ये सभी पॉइंट्स आप यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आ गया अच्छी तरीके से। 2 क्वेश्चन थे आपके यहाँ पे। ठीक है? अप्रत्यक्ष आय और प्रत्यक्ष, ये भी समझ में आ गया।
बजट निर्माण के जो 4 सिद्धांत थे ये भी समझ में आ गए। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 6 में देखिए आपसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि श्रीमती रवीना जी एक गृहिणी है, उन्हें वस्त्रों की देखभाल व संग्रहण के लाभ बताइए। यानी कि जो रवीना जी हैं, वो एक गृहिणी है, हाउसवाइफ हैं, तो उन्हें क्या करना है, जो वस्त्र होते हैं उनकी देखभाल के लाभ आपको बताने हैं, देखभाल के संग्रहण के। तो देखो यहाँ पे हम पॉइंट लिखेंगे, इसको हटाते एक बार, थोड़ा-सा ऑड लग रहा है ये। देखो हम लिखेंगे यहाँ पे इस तरीके से, वस्त्रों की बनावट व रंग रूप कभी खराब नहीं होते। यानी कि अगर आप संग्रहण करते हैं, अच्छे से उनकी देखभाल करते हैं, तो आपके जो वस्त्र होते हैं उनकी बनावट, उनका रंग रूप कभी खराब नहीं होते, अर्थात वस्त्र जो है वो लंबे समय तक एक जैसे और नए बने रहते हैं। बार बार जो वस्त्र खरीदने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। इससे क्या होता है कि जो हमारा बजट होता है, ठीक है, बजट हमारा उस पर बोझ नहीं पड़ता है। साथ ही साथ हमारे पास जब हम वस्त्रों की देखभाल करते हैं, संग्रहण करते हैं, तो हमारे पास वस्त्र जो होते हैं उनकी बहुत सारी वैरायटी आ जाती है, यानी कि वैरायटी बन जाती है, एक तरीके से कह सकते हैं। और अच्छी प्रकार से जब आप संग्रहण करते हैं, तो विभिन्न प्रकार के जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, वो भी इन वस्त्रों को हानि नहीं पहुंचा सकते। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि वस्त्रों की देखभाल और संग्रहण के क्या क्या लाभ हो सकते हैं। और इसी को अगर आपको इंग्लिश में समझना है, तो सभी के सभी पॉइंट्स आप यहाँ से इजीली समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छे से सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। कमेंट करके बताइए लाइव सेशन में जल्दी से जल्दी, हाँ सर जो आप समझा रहे हैं वो अच्छे से हमें समझ में आ भी रहा है। ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, वृद्धि तथा विकास का अर्थ लिखिए। वृद्धि तथा विकास का अर्थ, तो वृद्धि क्या है, विकास क्या है। देखो, तो सबसे पहले वृद्धि समझेंगे। वृद्धि क्या होती है, ये आकार आकार या फिर परिमाण होती है। एक तरह से वृद्धि जो है वो आकार में होती है और परिमाण भी हो सकती है। वृद्धि को हम माप सकते हैं, जैसे बच्चे का जो वजन है वो हम माप सकते हैं, उसकी लंबाई जो है इसे माप सकते हैं। हमारे शरीर के जो आंतरिक भाग है उनके आकार को बढ़ने बढ़ने को भी हम वृद्धि कहते हैं। विकास क्या होता है, विकास जो है वो सकारात्मक होता है और गुणात्मक होता है। साथ ही साथ विकास को जो है वो गुणों के संबंध में रखते हैं। यानी कि जैसे एक बच्चा जो है वो सबसे पहले अपने सिर उठाना शुरू कर देता है। ठीक है, जब सिर उठाता है फिर दाएं बाएं करवट लेना, बैठना, चलना सीखता है। तो ये एक तरह से क्या है कि धीरे धीरे एक क्रम के अनुसार जो बच्चे का विकास हो रहा है, जो उसकी गुणात्मक क्रियाएं विकसित हो रही हैं, उन सभी को ये दर्शाता है। तो वृद्धि क्या है, विकास क्या है, ये चीज आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे कंप्लीट समझ में आ गई होगी। और इसी को अगर आपको इंग्लिश में देखना है तो देख सकते हैं, व्हाट इज द ग्रोथ एंड व्हाट इज द डेवलपमेंट। तो इन सभी पॉइंट्स को आप यहाँ पे इजीली एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए सेक्शन नंबर बी स्टार्ट करते हैं। सेक्शन नंबर ए आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे है कि सिंथेटिक वस्त्रों का संग्रहण करते समय हमें किस किस प्रकार की सावधानियां रखनी चाहिए। यानी कि जब आप सिंथेटिक जो वस्त्र होते हैं, ठीक है, उन यानी कि जो फैब्रिक्स होते हैं, सिंथेटिक फैब्रिक्स, उनको जब आप संग्रहण कर रहे हो, ठीक है, तब आपको कौन कौन सी सावधानियां यहाँ पे बरतनी चाहिए। तो देखते हैं भाई, सबसे पहले तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि सिंथेटिक वस्त्र होते क्या है। तो सिंथेटिक वस्त्र जो रासायनिक रेशे होते हैं, कृत्रिम रेशे होते हैं, तंतु होते हैं, उनसे बने होते हैं। अब कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है, सबसे पहले जो भी मिट्टी के कण होते हैं उनके ब्रश के द्वारा हटा दिया जाना चाहिए। जो भी दाग धब्बे हैं उनको संग्रहण से पहले हटा दो हर एक कपड़े से जो सिंथेटिक है। क्षार और अम्लों के अच्छे प्रतिरोधी होने के कारण अधिकांश ड्राइक्लिंग विलयक इनके रेशों को हानि नहीं पहुंचाते। यानी कि ये जो कपड़े होते हैं इन पे क्षार और अम्लों का अधिक प्रतिरोधी पाया जाता है, जिसकी वजह से ड्राइक्लिंग अगर आप करते हैं तो इससे हानि नहीं पहुंचती। यानी कि आपको क्या करना है, ऐसे वस्त्रों पर ड्राइक्लिंग अच्छे से करनी है। साथ ही साथ बिना किसी विशेष देखभाल के घर पर आप किसी भी प्रकार की इसे ना धोएं। ठीक है, इनकी मजबूती जो है वो सूती वस्त्रों के जैसी ही होती है। इसमें जल्दी से कोई सिलवटें नहीं पड़ती हैं। ठीक है, और ये इसलिए से भी तेजी से गर्म नहीं होते। यानी कि इनको जो है वो आप ड्राई क्लीन करके अच्छे से मिट्टी के कण निकाल के दाग धब्बे हटा के इसमें संग्रहण करें। इन देशों में धूप, सभी प्रकार के साबुन, संश्लिष्ट डिटर्जेंट, व्यंजक, इन सभी के प्रति उत्कृष्ट प्रतिरोध क्षमता होती है। वे इन्हें हानि नहीं पहुंचाते। यानी कि ये जो सिंथेटिक वस्त्र होते हैं इनको आप चाहे कितना भी धूप में रखो, ठीक है, कोई सा भी साबुन, कोई सा भी डिटर्जेंट आप यूज कर लो, व्यंजक यूज कर लो, ये उससे खराब नहीं होते। यानी कि आपको अच्छे से इनका यूज करके इसे एक तरीके से चमकाना है। इस तरीके से जब भी आप अलमारी या फिर किस ट्रक में, ट्रंक का मतलब हो गया जहाँ पे आप अपने कपड़े रखते हैं, इस तरीके से वहां पे रखें। तो सबसे पहले कपड़ों को सुखा लीजिए और उसके बाद ये देख लीजिए कि वस्त्रों पर जंग नहीं लगनी चाहिए। जंग का मतलब हो गया है एक तरीके से जो धूल मिट्टी है वो वहां तक ना पहुंचे। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, वहां पे नीम के पत्ते हो गए और जो कीटाणु मारने वाली दवाई है उसको आसपास में रख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आएगी कि जब भी आप सिंथेटिक वस्त्रों का संग्रहण करेंगे तो कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को। सेकंड क्वेश्चन देखो यहाँ पे,
सेकंड है, एक बच्चा जब किशोर बनता है तो वह चीजों को अच्छे से समझने लगता है। पियाजे के द्वारा वर्णित संज्ञानात्मक विकास की इस अवधारणा को पहचानिए। इस अवस्था को कोई चार जो विशेषताएं हैं इस अवस्था की वो आपको समझानी। तो कौन कौन सी चार विशेषताएं हो सकती हैं उसे हम देखते हैं। तो ये आपका इंग्लिश में हो गया पहले वाले का आंसर जो है। अब हिंदी में देखते हैं दूसरे वाला का आंसर। ठीक है, दूसरे वाले का आंसर हिंदी में ये है कि पियाजे के द्वारा वर्णित ये जो संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा है वो है औपचारिक प्राचलात्मक अवस्था, जो कि कितनी होती है 11 से 18 वर्ष की। इस अवस्था में क्या होता है बेसिकली, देखो यहाँ से पढ़ते हैं। इस अवस्था में जो बच्चा होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो किशोर बन जाता है। ठीक है, और वो हर एक चीज को अच्छे से समझने लगता है। और इसे हम अमूर्त अवस्था भी कहते हैं। बच्चा जो है वो बिना किसी वस्तु के सामने, यानी कि आप उसे किसी वस्तु के बारे में बोलते हो, चाहे व्यक्ति के बारे में, तो वो इसकी एक कल्पना जो है, कल्पना कर सकता है और आपसे विचार विमर्श भी कर सकता है। उसने जो सोचा है, ठीक है, यानी कि वो सोच विचार भी कर सकता है और जो उसने देखा है, जो सोचा है, उसका निष्कर्ष भी निकाल सकता है। साथ ही साथ उसके अंदर ये योग्यता आ जाती है कि वो अपने विचार जो है उनको और अच्छा बना सकता है। कई बार जो है वो बहुत सारी संभावनाएं जो होती हैं उन्हें भी समझने लगते हैं, यानी कि जो उन्हें लगता है कि हमारे साथ भविष्य में ऐसा होने वाला है, तो वो क्या करते हैं, एक तरीके से काल्पनिक सोच में पड़ जाते हैं। साथ ही साथ उनके जो सोच होती है वो आदर्शवादी बन रही होती है और वो तर्कपूर्ण बन रहे होते हैं। ये लोग समस्याओं का समाधान आसानी से करने लगते हैं। साथ ही साथ जो किशोर होते हैं वो अपने खुद को विचारों को देखने लगते हैं कि हमने ये जो कहा था क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या हमें इसमें एक तरीके से कह सकते हैं कि हमें इसमें डिफरेंट और करना चाहिए। इसे हम अधिसोच भी कहते हैं। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि कौन-कौन से पॉइंट्स जो हैं वो आपको इस अवस्था के अंतर्गत लिखने हैं। ठीक है बच्चों? तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई और इसी चीज़ को अगर आपको इंग्लिश में देखना है तो इंग्लिश में सभी पॉइंट्स जो हैं वो आप यहाँ पे इज़िली समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों? तो ये भी चीज़ आपको यहाँ पे आसानी से क्लियर हो गई होगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 जो था आपका, ठीक है? इसमें 2 क्वेश्चन थे। सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 8 3 मार्क्स का 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं हमने अच्छे तरीके से। आपके जो है वो अराउंड 17 मिनट हो चुके हैं और ये आपका क्वेश्चन पेपर हाफ जो है वो खत्म हो चुका है। अब देखो यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि माँ का जो दूध है, वो एक शिशु के लिए सर्वश्रेष्ठ आहार होता है। इस कथन की पुष्टि कीजिए। देखते हैं भाई तो कैसे होता है? यहाँ पे देखो ये सभी पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इसमें से आप सभी के सभी याद कर लीजिएगा। सबसे पहला, शिशुओं में जो भी आवश्यक तत्व होते हैं, आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, माँ का दूध उन्हें प्रदान करता है। यह शिशुओं के लिए सबसे तरल भी होता है, सरल भी होता है और सुविधाजनक आहार भी होता है। माँ के दूध में प्रतिरक्षी तत्व मौजूद होते हैं, यानी कि माँ का जो दूध होता है उस समय जिस समय उनके जो दूध होता है उसमें क्या होता है, एक पीलापन जैसा होता है, नवजात शिशु की जो माँ होती है उसमें। तो वो जो एक पीलापन होता है वो उस बच्चे को उसके अंदर जो प्राकृतिक प्रतिरक्षाएं होती है, यानी कि एक तरीके से एलर्जी वगैरह हो गई, जो संक्रमण है उससे बचाता है। साथ ही साथ ये माँ को कैंसर से और जो बच्चे होते हैं उनको हड्डियों से कमजोर होने से भी बचाता है। उसके बाद माँ जो है वो शिशुओं के मध्य एक भावनात्मक संबंधों को मजबूत करती है, यानी कि जो दूध होता है ये जब बच्चे को पिलाती है तो उसके बीच में एक जो भावनात्मक संबंध होता है वो मजबूत होता है। माँ का दूध शिशुओं के लिए एक लैक्टोमियन प्रोटीन की उपस्थिति के कारण अधिक पाचनशील भी होता है, यानी कि माँ का जो दूध है वो बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा एक आहार है जो कि उनके पाचन के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको अच्छे समझ में आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर था वो भी आप यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे। अब इसी क्वेश्चन को अगर आपको इंग्लिश में समझना है तो इंग्लिश में देख सकते हैं, सभी पॉइंट्स जो है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं आसानी से। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो 10 में बेसिकली हमारा ये क्वेश्चन है बीएमआई के बारे में। बीएमआई कहते किसे हैं तथा इसकी सही सीमा बनाए रखने के कोई 4 लाभ बताइए। तो सबसे पहले समझेंगे बीएमआई होता क्या है। ठीक है, तो देखते हैं भाई बीएमआई का अर्थ क्या है। तो व्यक्ति के शरीर में, व्यक्ति का जो शरीर है उसके शरीर भार को, यानी कि उसका जो वेट है, उसकी वेट और ऊंचाई, इसको एक वर्ग के आधार पर विभाजित किया जाता है। और वो तालिका हमें बताती है कि किसी भी व्यक्ति का जो वजन है उसकी लंबाई के अनुसार, उसके कद के अनुसार कितना होना चाहिए, कितना नहीं। इसका सूत्र क्या है? सूत्र है इसका शरीर का जो भार है, यानी कि आपका शरीर का भार जो है वो मान लीजिए कितना है, 65 किलो। ठीक है, 65 kgm। और आपकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, मान लीजिए आपकी ऊंचाई है 6.5 मीटर और उसके बाद हमें 6.5 मीटर से निकाल देना है और फिर इसे कट कर देना है। इस तरीके से आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। बीएमआई किसे कहते हैं? तो ये वो चीज होती है
जो व्यक्ति के अंदर उसके कद, उसके वजन के लिए हमें बताती है कि आयु के अनुसार, शरीर की ऊंचाई के अनुसार कितना वजन एक व्यक्ति में होना चाहिए। सूत्र क्या, ये समझ में आ गया। अब बीएमआई जो है, इसकी सही सीमा बनाए रखने के क्या क्या लाभ हो सकते हैं, इसे समझिए। तो सबसे पहला लाभ है कि इससे व्यक्ति के अंदर मधुमेह रोग होने की संभावना कम हो जाती है, यानी कि आपको डायबिटीज नहीं होती है। हार्ट अटैक जैसी जो समस्या होती है वो आपको नहीं आती है। जिनको डायबिटीज है, वो अगर वो बीएमआई का जो एक भार होता है उसे नियंत्रण रख लेते हैं, तो उनके अंदर डायबिटीज के लिए जो एक कारण होता है शर्करा, वो कम हो जाएगा। साथ ही साथ आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी कम हो जाएगा। आपको कभी लकवा नहीं मारेगा। जो भी आपके किसी प्रकार का कैंसर है, कोई भी जोड़ों का दर्द है, उनकी संभावना आपके लिए काफी कम हो जाती है। तो ये होता है बीएमआई कहते कैसे हैं, और इसको बनाए रखने के कोई 4 लाभ। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 10। इसी को अगर आपको इंग्लिश में समझना है तो इंग्लिश में आप देख सकते हैं बीएमआई है क्या, इसका फॉर्मूला क्या है और इसके क्या क्या पॉइंट्स हैं, ये आप यहाँ पे इजीली समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं सेक्शन नंबर सी की। सेक्शन सी जो बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। देखो, सबसे पहला है, आपकी सहेली राधा बुझा बुझा सा महसूस करती है, उसको ठीक से नींद नहीं आती है। आप सीमा को तनाव प्रबंधन के किन 10 तरीकों के बारे में समझाना चाहोगे? तो देखो, 10 तो नहीं पूछे जाएंगे आपके, आपको जो है वो ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 पूछे जाएंगे। देखो 4 मार्क्स का है तो ज्यादा से ज्यादा आपसे 4 पूछे जाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। वैसे मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया, लेकिन 10 तो नहीं आएंगे, ज्यादा से ज्यादा 4 पॉइंट आपको लिखने होंगे। तो देखते हैं भाई हम 4 पॉइंट कौन कौन से देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हटाना पड़ेगा। देखो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे 4 पॉइंट ये वाले। पहला पॉइंट है सकारात्मक सोच। जो राधा है, मैं उसको सलाह देना चाहूंगी कि हमेशा उसे सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे मन मस्तिष्क के अंदर व बाहर किसी भी बात से परेशानी नहीं होने देंगे, और हमें एक सही दिशा दिखाएंगे, और हमारे शरीर में एक शांति का जो स्तर है उसे और बढ़ाएंगे। लेकिन जो नकारात्मक सोच होती है, अगर ये रखते हो आप, तो आपको ये भ्रमित कर सकती है, आपके अंदर एक तनाव उत्पन्न कर देगी। व्यायाम, राधा को नियमित रूप से 20 से 30 मिनट तक शारीरिक व्यायाम करना चाहिए, जैसे कि चलना चाहिए, दौड़ना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए। इससे क्या होगा, दिमाग भी तरोताजा होगा और हम तनाव से दूर भी रहेंगे। ध्यान लगाना, प्रतिदिन जो राधा है उसे 10 से 20 मिनट या 10 से 30 मिनट जो है वो ध्यान लगाना चाहिए आंखें बंद करके। इससे क्या होगा, हमारे जो मस्तिष्क है उसमें शांति का अनुभव होगा, और जब आप गहरी सांस लेंगे तो आपका दिमाग भी शांत रहेगा। इससे भी आपका तनाव जो है वो दूर होगा। उसके बाद यहाँ पे 4th पॉइंट है, देख सकते हैं संगीत। संगीत, राधा जो है उसे अपनी पसंद का कोई संगीत सुनना चाहिए, क्योंकि संगीत जो है वो ऐसा नहीं कि केवल मनोरंजन का साधन है, ये एक कला है, ये एक आध्यात्मिक साधना है, जो कि व्यक्ति के दिमागों में विचारों को शांत करने के लिए, उसके ध्यान को गहराइयों तक पहुंचाने के लिए भी बना होता है। ठीक है। उसके बाद है 5वां, पढ़ने की आदत। पढ़ने की आदत जो है वो अपने आप में एक चिंता निवारक है, यानी कि अगर आप पढ़ते हैं तो आपकी जो चिंताएं होती है वो खत्म हो जाती हैं। यदि आप अपनी पसंद की किताबें पढ़ते हैं, तो आपके अंदर जो भावनाएं होती हैं और उसको अगर आप कागज पर लिख भी देते हैं, तो इससे आपका तनाव दूर होने में बहुत मदद मिलती है। उसके बाद है ना कहना सीखें। व्यक्ति जिस काम को करने में असमर्थ है, जो जिम्मेदारियां वो नहीं संभाल पाता, सीधा कह दो भाई मुझे ये नहीं करना आता, सिंपल सा। तो इससे क्या होगा, आप अनावश्यक तनाव से बच जाएंगे। तो ये पॉइंट जो थे वो आपको समझ में आ गए होंगे कि कोई भी व्यक्ति यदि तनाव तनाव मुक्त होना चाहता है तो उसका कौन कौन से जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे सुझाव देख सकते हैं। ठीक है। तो अभी तक के 11 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। गाइस कमेंट करके बताइए कि आपको सभी पॉइंट अच्छे से समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, और किसी का कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, मैं उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब इसको देखिए, जो 11 है आप कैसे आप जो इंग्लिश में देख सकते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग है, उसके बाद एक्सरसाइज है, मेडिटिंग है, म्यूजिक है, रीडिंग हैबिट है, लर्न से टू नो। उसके बाद अब देखो यहाँ पे 4th है, स्वास्थ्य कल्याण के 4 आयाम लिखिए। ठीक है। तो स्वास्थ्य कल्याण के कौन कौन से 4 आयाम हो सकते हैं, देखते हैं भाई। तो सबसे पहला आयाम है शारीरिक पहलू, शारीरिक आयाम। यदि आप नियमित व्यायाम करते हैं, संतुलित आहार लेते हैं, और आपकी दिनचर्या जो है वो अच्छी है, आपकी जीवन शैली अच्छी है, तो ये सभी जो है वो आपके हाथ में है। स्वास्थ्य जीवन शैली का चुनाव व्यक्ति के आज और कल को प्रभावित करता है। साथ ही साथ समाज की बात कर लें तो सामाजिक खुशहाली से यहाँ पे अभिप्राय ये है कि आप अपनी भलाई के साथ साथ समाज की भलाई के बारे में भी सोचें। व्यक्ति के अन्य व्यक्तियों के संबंध अर्थपूर्ण, संतोषप्रद, खुशहाल एवं स्थायी होने चाहिए। तो ये है स्वास्थ्य कल्याण के आयाम, जो कि आपके शरीर को और अच्छा बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं बौद्धिक पहलू है। अभी बौद्धिक पहलू क्या कहता है, ये कहता है कि बौद्धिक पहलू के बहुत सारे आयाम हो सकते हैं, जैसे कि आपका जो दिमाग है
वो रचनात्मक होता है, इसमें नए विचारों को सम्मान करने वाला होना चाहिए, गंभीर सोच वाला होना चाहिए और आपका दिमाग जो जिज्ञासु होना चाहिए, इस तरीके से। फोर्थ है वित्तीय पहलू। व्यक्ति को अपने उपलब्ध जो मौद्रिक संसाधन होते हैं, उनको भली प्रकार से व्यवस्थापन करना आना चाहिए, यानी कि उसके जो विचार हैं, ठीक है, जो भौतिक साधन है, इनको वो अच्छे से व्यय कर सके, ये उसे आना चाहिए, जिससे वो अपने परिवार की और जो अपनी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति भी कर सके। ठीक है। उसके बाद है व्यावसायिक पहलू। व्यवसाय यानी कि व्यापार से संबंधित है, तो इसका संबंध आपके कार्य से प्राप्त जो संतोष है उससे होता है। ठीक है। इसके द्वारा व्यक्ति जो है वो खुद को समृद्ध महसूस करने लगता है कि जब उसका कार्य अच्छा चल रहा हो। फिर है पर्यावरणीय पहलू। इसके अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत व्यक्ति का संबंध अपने और अपने पर्यावरण के बारे में पारस्परिक प्रभाव पर निर्भर करता है। ठीक है। तो इसका पॉइंट आप इस तरीके से लिख देंगे। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। पहला क्या है? शारीरिक पहलू। दूसरा है सामाजिक पहलू। तीसरा है बौद्धिक पहलू। चौथा है वित्तीय। फिर है व्यावसायिक और सिक्स्थ है आपका पर्यावरणीय। ये चीज आपको समझ में आ गई। उसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि आपकी सहेली खुशबू की आंखें व नाखून अधिकतर पीले हो रहे हैं तथा वह जल्दी ही थक जाती है। उसका पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है। उपयुक्त लक्षणों को पहचानिए और बताइए कि उसे कौन सा रोग हो सकता है और इस रोग से कैसे बचा जा सकता है। तो देखते हैं भाई क्या रोग हो सकता है उससे। उससे पहले जो डायमेंशन है आपके हेल्थ वेलनेस के, वो आप यहाँ पे देख लीजिए कि फिजिकल एस्पेक्ट्स है, सोशल एस्पेक्ट्स है, इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स है, ऑक्यूपेशनल एस्पेक्ट्स है, उसके बाद इन्वायरमेंटल है, इस तरीके से। अब जो हमारा एक्चुअल क्वेश्चन है उसे देखते हैं। तो मेरी सहेली खुशबू में यह सभी लक्षण जो है किसकी वजह से होते हैं? एनीमिया रोग के कारण। अब एनीमिया का अर्थ क्या है, इससे बचाव के क्या उपाय हो सकते हैं, ये अभी हम देखेंगे। तो एनीमिया का अर्थ क्या है? शरीर में खून की कमी का होना, और ये तब होता है जब शरीर में जो रक्त होता है, मतलब शरीर के रक्त में लाल रक्त जो कण होते हैं वो हमारे एक तरीके से कह सकते हैं ये कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं। ठीक है। और उसके निर्माण की दर अधिक हो जाती है, तो हम इसे कहते हैं एनीमिया। ठीक है। यानी कि हमारे शरीर में एक तरीके से खून की कमी होना ही एनीमिया कहलाता है। इस तरीके से ये बस याद रख लीजिए, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है एनीमिया रोग से बचाव के क्या क्या उपाय आप कर सकते हैं। तो देखते हैं भाई यहाँ पे ये सभी उपाय लिखे हुए हैं। सबसे पहला है लौह तत्व युक्त चीजों का आपको सेवन करना चाहिए, जैसे कि मूली, गाजर, सलजम, अंकुरित दालें, अनाज, हरी पत्तेदार सब्जियां, इन सभी का आपको सेवन करना चाहिए। भोजन के बाद चाय के सेवन से बचें, यानी कि जब आप भोजन करें तो उसके बाद आप चाय बिल्कुल भी ना पिएं, क्योंकि चाय जो है वो भोजन से मिलने वाले जरूरी जितने भी पोषक तत्व होते हैं उनको नष्ट कर देते हैं। साथ ही साथ जो महिलाएं गर्भवती होती हैं, जो किशोर होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनको नियमित रूप से 100 दिन तक लौह तत्व व फोलेट एसिड गोली रोज रात को खाना खाने के बाद खानी चाहिए, जिनमें एनीमिया की कमी होती है, उन गर्भवती महिलाओं को और उन लड़कियों को। अगर एनीमिया मलेरिया, परजीवी, कीड़ों के कारण से है तो आप उसका इलाज किसी डॉक्टर से करवाएं। शरीर में जो स्वास्थ्य लाल रक्त कण होते हैं उनको बनाने के लिए फॉलिक एसिड की जरूरत होती है। यदि फॉलिक एसिड की कमी हो जाएगी तो एनीमिया की बीमारी शुरू हो जाएगी। इस स्थिति में फॉलिक एसिड जो है ऐसे पदार्थ हमें खाने चाहिए जैसे कि मूंगफली, अंडे, मशरूम, मटर व जो फलदार सब्जियां हैं, चोकर वाला आटा है, ऐसे आटे का आपको सेवन करना चाहिए। तो एनीमी से बचने के लिए आप क्या-क्या यहाँ पे पॉइंट जो वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अब इसी क्वेश्चन को अगर आपको इंग्लिश में देखना है तो देख सकते हैं सबसे पहले कि एनीमिया किस कारण की वजह से है, तो ये होता है एनीमिया की वजह से। एनीमिया है क्या और इसको आप किस तरीके से इसके जो प्रिवेंट है मेश्योर्स है वो आप क्या-क्या यहाँ पे कर सकते हैं, वो सभी पॉइंट्स आपको यहाँ पे इजीली तरीके से समझा दिए गए हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका था यहाँ पे 12, ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। 12 में आपके 2 क्वेश्चन थे, ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखते हैं यहाँ पे दूसरा, वस्तुओं की देखभाल तथा रख-रखाव के विभिन्न पहलू कौन-कौन से हैं? ठीक है। तो सबसे पहले देखभाल और उसके रख-रखाव के बारे में ये पॉइंट हम लिखेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले देखभाल के बारे में। तो देखो पहला पॉइंट है यहाँ पे कि समय-समय पर हमें जो है उनकी मरम्मत करनी चाहिए, यानी कि समय-समय पर हमें ये देखना चाहिए कि जो वस्त्र हैं वो कहीं टूटे-फूटे तो नहीं है, मतलब कि कहीं से कट-फट तो नहीं गए हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, उन्हें उधेड़ते हुए सिलना चाहिए इस तरीके से। वस्त्र जो होते हैं उनके रेशों के अनुसार अभिकर्मक व विधियों का चयन करें और उनकी धुलाई करें। यानी कि अगर वस्त्र जो है वो गंदे हो गए हैं तो हमें उन कपड़ों के अनुसार ही देखना चाहिए हमें कौन से विधि का चयन करना है। वस्त्रों में चमक और कड़ापन लाने के लिए हम स्टार्च व गोंद का इस्तेमाल करना चाहिए। उनमें पीलापन दूर करने के लिए हम नील का उपयोग कर सकते हैं। जो नाजुक व महंगे वस्त्र होते हैं उन पर हम ड्राई क्लीन करवाते हैं। जैसे आपने देखा होगा अभी के टाइम पे जो कोट्स होते हैं, कोट, उन पर आप क्या करवाते हैं, ड्राई क्लीन करवाते हैं इस तरीके से। ठीक है। अब देखो यहाँ पे
वस्त्रों का संग्रहण या रख रखाव करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। तो देखो, पैकिंग जो है वो सबसे पहले अत्यंत कम नमी वाले वातावरण में करनी चाहिए। अलमारियों या फिर ट्रकों में उन्हें खुला पैक नहीं करना चाहिए। अत्यधिक कसकर उन्हें पैक ना करें। वस्त्रों में स्थायी सिलवटें पड़ सकती हैं। साथ ही साथ वस्त्र जो है वो पूर्ण रूप से आपको क्या करना है, दाग धब्बे उनके हटा लेने हैं। वस्त्रों की धूल, मिट्टी, ब्रश इन सभी को आपको हटा लेना है और वस्त्र की धुलाई या फिर ड्राई क्लीन जो है वो आपको करनी है। ठीक है? उसके बाद जब आप संग्रहण करेंगे तो नेफ्थलीन की गोलियां, अखबार, मोथबॉल्स, नीम की पत्तियां इन सभी का इस्तेमाल करें जिससे जो कीट है वो वहां तक ना पहुंचे और उनको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। और इसी को अगर आपको इंग्लिश में देखना है तो इंग्लिश में आप इसका आंसर जो है यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है? तो इस तरीके से हमारा आज का जो ये क्वेश्चन पेपर था यहाँ पे हमारा खत्म हो जाता है एंड आई होप कि आपको ये वाला जो क्वेश्चन पेपर था ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों कमेंट करके बताइए, क्या मैं आपको इस लाइव सेशन में एक क्वेश्चन पेपर और दिखा दूं जो कि आपके लिए अच्छा हो सकता है। ठीक है? जिसमें मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूंगा, आंसर भी दिखा दूंगा, लेकिन समझाऊंगा नहीं, सिंपल सा। मैं आपको क्वेश्चन पेपर जो है वो दिखा दूंगा और आंसर भी आपको दिखा दूंगा जिस तरीके से ये है। तो इसको तो मैंने समझा दिया, लेकिन अगले वाले को मैं समझाऊंगा नहीं, आपको जो है दिखा दूंगा एक तरीके से। तो कमेंट करके बताइए कि अगर जिस बच्चे को भी देखना है, कमेंट आते जाएंगे तो मैं आपको जो है अगला एक क्वेश्चन पेपर और दिखा दूंगा। ठीक है? तो जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिए बच्चों, जिसको एक और क्वेश्चन पेपर देखना है इसी वीडियो में, जल्दी जल्दी से। अभी तक एक ही दो बच्चों ने बोला, जल्दी जल्दी से आप भी बोलिए, फिर हम एक नया सैंपल क्वेश्चन पेपर आपको दिखाएंगे जिसमें और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे बेसिकली। ठीक है? तो चलो दिखाई देते हैं आपको ताकि आपकी तैयारी और अच्छे से हो जाए। तो देख सकते हैं ये दूसरा क्वेश्चन पेपर है आपका और इसी को हम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन पेपर मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया गया था, अभी देखा था आपने। ठीक है? तो इसमें पहला क्वेश्चन था, विद्यालयी बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी जो मुद्दे हैं उनका वर्णन कीजिए। तो पहला था इसमें मोटापा। मोटापा क्या होता है? ये एक गलत जीवन शैली, कुपोषण, खाद्य संबंधी जो गलत धारणाएं होती है उसकी वजह से होता है। यदि आप अत्यधिक वसा युक्त भोजन करते हैं, अधिक नमक वाला, कम रेशा एवं चीनी मिले जो पदार्थ होते हैं इनका सेवन करते हैं तो आपके शरीर में मोटापा पड़ जाता है। और सबसे बड़ा कारण होता है इसका असक्रियशीलता, मधुमेह और उच्च रक्तदाब। ये क्या होते हैं? बेसिकली मधुमेह क्या होता है? आपके शरीर में इंसुलिन की कमी कर देता है जिससे आपके रक्त में, आपके मूत्र में शरीर के जो एक शर्करा होता है, ये एक तरह का एक जो है हमारे शरीर में इंसुलिन को खत्म करने का एक सबसे बड़ा कारण है। तो ये बढ़ जाता है जिससे क्या होता है, हमारे शरीर में मधुमेह उपस्थित हो जाता है। उच्च रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर, तो ये किसकी वजह से होता है? ये जो है मोटापे की वजह से होता है और आजकल ये समस्या नॉर्मल सी बनती जा रही है। तो ये आप सभी को पता होगा, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक वीडियो देखी थी उसमें आपको करवाया था ये वाला। ठीक है? उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, शिशु की भाषा का विकास कब आरंभ होता है? तो शिशु की, देखो सबसे पहले भाषा का विकास का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है कि किसी भी प्रकार की ध्वनि या फिर कहने की कोशिश जब बच्चा जन्म के द्वारा करता है, जैसे रो के करता है, खुश होता है तो वो कुकू टाटा ऐसी आवाज निकालता है, धीरे धीरे शब्दों को समझना शुरू कर देता है, फिर वो शब्दों को जोड़कर बोलना शुरू करता है, जैसे ता टा मा इस तरीके से तुतला के बातें करता है। तो ये होता है शिशु की भाषा का विकास किस तरीके से आरंभ होता है। फिर है सकारात्मक तनाव क्या है, नकारात्मक तनाव क्या है? तो वो तनाव जो आपके शरीर को अच्छा बना सके, आपके अंदर सकारात्मक प्रभाव लाए, उसे कहते हैं। जैसे कि जब परीक्षा पास आती है तो आप जो है वो मन लगाकर पढ़ना शुरू कर देते ताकि आप अच्छे मार्क्स लेके आओ, तो ये सकारात्मक तनाव हो जाएगा। नकारात्मक क्या हो जाएगा? जो हमारे हमारे काम को, हमारे व्यवहार को, हमारे प्रदर्शन को, हमारे शारीरिक मानसिक जो स्वास्थ्य है उसको बुरा प्रभाव डाले, तो उसे कहते हैं। जैसे जब हम तनावग्रस्त होते हैं तो हम गुस्से में बहस करने लगते हैं, जो काम है वो छोड़ देते हैं, पढ़ाई करना बंद कर देते हैं, इस तरीके से। वस्तुओं से जो अज्ञात दाग होते हैं इनको हटाने के लिए हमें क्या-क्या करना चाहिए, तो वो सारे पॉइंट्स मैंने आपको समझाए थे कि आपको जो है पहले घोलक विधि ये यूज़ करनी है, उसके बाद ठंडे पानी और साबुन से छुड़ाना है, गर्म पानी से ठंडे गर्म पानी जो है इनसे छुड़ाएँ। ब्लीच का उपयोग कर सकते हैं, हल्के अमल जो है उनके घोल का उपयोग कर सकते हैं, साथ ही साथ जो क्षारीय घोल होते हैं उनका भी आप उपयोग कर सकते हैं, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन देखा था कि वस्तुओं के भंडारण के लिए हमें क्या-क्या करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को हमने देख ही लिया अभी कि भंडारण से पूर्व कपड़ों को ठीक से सुखाएं, दाग धब्बों को हटाएं, ड्राई क्लीन करें, साथ ही साथ फटे हुए जो स्थान है, टूटे हुए बटन लैस है, इन सभी को तुरपाई कर दें। जेबों को जो है वो अंदर से बाहर से ट्राउजर को, इन सभी को आप जो है वो उलट दीजिए और उसके बाद भंडारण वाली जो जगह होती है उसको आप साफ सूखा करने वो कीट मुक्त उसे बनाएं। उसके बाद व्ययपूर्ण व्यय के 2 सिद्धांत बताइए। तो मूलधन की सुरक्षा है, सुलभ तथा सुविधा तक पहुँच है। निर्धारित और अनिर्धारित व्यय में क्या अंतर है, इसको अभी हम देख ही चुके हैं। निर्धारित व्यय क्या होता है और अनिर्धारित। तो निर्धारित क्या हो जाएगा? ये निश्चित होता है जो जिसमें आप किसी भी प्रकार की कमी नहीं कर सकते। जैसे मकान का किराया कम कर सकते हो? नहीं। बच्चों की स्कूल की फीस? नहीं। नौकर का वेतन कम करेंगे तो भाग जाएगा, देख लेना। उसके बाद है अनिर्धारित क्या होता है
कि आप कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जहाँ पे खर्च बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, जैसे कपड़े हो गए, भोजन हो गए, इन सभी पे। तो इस तरीके से आप इसका लिख देंगे। अब देखो अगला क्या है कि घर में जो है वो कपड़े धोने की विधि के 4 चरण बताइए। तो सबसे पहले क्या होता है, आपको ये देखना पड़ता है कौन-कौन से कपड़े धोने लायक हैं। फिर आप उसे पानी में भिगो के रख देते हैं, फिर आप उसे धोते हैं, निथाते हैं, मांड जो है और फिर नील लगाते हैं कपड़ों को चमकाने के लिए, इस तरीके से। तो ये 6 आपको कंप्लीट समझ में आ गया। उसके बाद अगला देख लेते हैं, जो असमर्थ बच्चे होते हैं, इनके लिए विशेष आवश्यकता के कोई 2 कारण बताइए। विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं, इनके लिए जो भोजन होता है, इसके कोई 2 कारण बताइए। ठीक है? तो 2 कारण क्या हो जाएँगे कि इनकी जो मांसपेशियाँ होती हैं, वो इनके नियंत्रण में नहीं होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, इनके लिए जो तरल पदार्थ होते हैं, खाने के पदार्थ, उनको हमें ठोस रूप में परिवर्तित करके इन्हें देना चाहिए। और कई बच्चे जो होते हैं उन्हें भोजन से एलर्जी हो जाती है, तो हमें उनके जो भोजन होता है उसमें चेंजेस करने चाहिए, इस तरीके से। ठीक है? उसके बाद सेक्शन बी आ जाता है कि एक शिशु का सही विकास उसके भविष्य का आधार है। सामाजिक विकास क्या है तथा शिशु का सामाजिक विकास किस तरीके से होता है। तो आरंभिक संबंध जो है वो मनोभाव से किसके साथ होता है, शिशु का जो देखभाल करने वाला व्यक्ति होता है उसके साथ उसका एक लगाव उत्पन्न हो जाता है। शिशु का सामाजिक विकास क्या है, जब आप उसे देख के मुस्कुराते हैं तो वो आपको देख के मुस्कुराता है, आप उससे आवाज निकालते हैं, आप उसके साथ खेलना पसंद करते हैं। ठीक है? साथ ही साथ आपका जो है एक वार्तालाप का तरीका उसके साथ जो है क्या होता है, स्थापित हो जाता है। जैसे कि आपके चेहरे के कुछ हाव-भाव, ठीक है? वो शिशु समझने लगता है। आपकी जो कुछ क्रियात्मक होते हैं, जैसे कि इधर-उधर उछालना, झटके देना, किसी ध्वनि के द्वारा बच्चे को जो खुशी महसूस होती है, उसे जब आप सुनाते हैं तो बच्चा जो है इस तरीके से आपके साथ में उसका एक सामाजिक जो एक आधार होता है, वो यहाँ पे बन जाता है। तो इस तरीके से लिख देंगे। उसके बाद है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की जो पौष्टिक आवश्यकता है, उसको पूर्ति करते समय में किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, अभी-अभी हमने देखा था 2 मार्क्स में, इसी को 3 मार्क्स में भी ले लिया है। ठीक है? तो 3 मार्क्स में आप इन पॉइंट्स को अच्छे से यहाँ पे क्लियर कर देंगे। ठीक है? अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है अब हमारा 9 कि धुलाई के पश्चात फिनिशिंग के वस्तु में चमक तथा बनावट की विशेषताओं से किस प्रकार से सुधार आता है। तो देखो, वस्त्रों को बार बार धोने की प्रक्रिया में उनके जो रेशे होते हैं, उनकी बुनाई जो होती है, रंग रूप जो होता है, वो आकार जो होता है, उससे काफी नुकसान पहुंचता है। तो इसीलिए हमें वस्त्रों को दोबारा से चिकना, कड़ा, चमकीला या आकर्षण बनाने के लिए कई प्रकार की तकनीक का उपयोग करना चाहिए, जो कि वस्त्रों को अच्छे से एक तरीके से कह सकते हैं कि अच्छा बनाए रखने के लिए अच्छे होते हैं। जैसे कि कड़ा, चिकना, चमकीला बनाने के लिए हम स्टार्च का और गोंद का इस्तेमाल कर सकते हैं। सूती व मोटे वस्त्र जो होते हैं, इनमें आरकंडी व रेशम के वस्त्र होते हैं, ऐसे वस्त्रों को हम कर सकते हैं इसका उपयोग। जो ऊनी वस्त्र होते हैं, वो चमक लगाने से क्या होते हैं, मतलब चमक लगाने के लिए आप सिरके का उपयोग कर सकते हैं। ये चाउमीन वाला सिरका नहीं है, ये सिरका एक विलयक होता है इस तरीके का। सफेद कपड़ों में पीलापन दूर करने के लिए आप नील का उपयोग कर सकते हैं। फिनिशिंग से जो ना केवल वस्त्र होते हैं, उनके रंग रूप में सुधार आता है, बल्कि उनमें धूल-मिट्टी के कण जो हैं, वो भी सीधे संपर्क में नहीं आते, बल्कि स्टार्च में ही ऊपर की सतह जो होती है, उसपे चिपक जाते हैं, इस तरीके से। तो ये क्वेश्चन का आप आंसर ऐसे लिख देंगे। उसके बाद है, आप किसी व्यक्ति जो है वो तनावग्रस्त है, आप ये किन परिस्थितियों के द्वारा समझेंगे। तो देखो भाई, बहुत सारी परिस्थितियां होती है, जैसे कि उसका सर दर्द हो रहा होगा, उसका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा होगा, साथ ही साथ हार्ट अटैक जैसी हार्ट से संबंधित जो डिजीज है वो बढ़ रही होंगी, शरीर असंतुलित हो रहा होगा, जिसके कारण उसके बदहजमी, पेट दर्द, पेट में गैस ऐसी बन रही होगी, भूख कम नहीं लग रही होगी या तो खत्म हो रही होगी। तनावग्रस्त होने से व्यक्ति को नींद नहीं आती है, ऐसी समस्या आने लगती है। उसके अंदर मानसिक तनाव उत्पन्न हो जाता है, जो कि मांसपेशियों पर दबाव बढ़ाता है और इससे त्वचा जो होती है, इस पे झुर्रियाँ आ जाती है। तो इस तरीके से आप बता देंगे कि कोई भी व्यक्ति जो वो तनावग्रस्त होता है तो किन-किन परिस्थितियों के कारण होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 11, ये है कि जो किशोरों के जो वस्त्र है वो कैसे होने चाहिए। तो किशोरों के वस्त्र कैसे होने चाहिए, या हमने पहले ही कर चुके हैं कि किशोरों के वस्त्र जो है वो धोने में आसान होने चाहिए, ताकि वो जो है वो स्वच्छ रह सकें। त्वचा संबंधी जो परेशानियां होती है, जैसे कि फोड़े, फुंसी, इनसे बचें। किशोरों के परिधानों का डिजाइन ऐसा होना चाहिए जो कि उनकी गति में बाधक ना बने। किशोरों के वस्त्र किसी भी प्रकार से ऐसा भी नहीं दिखने चाहिए, वह मुलायम हो, लचीले हो, विभिन्न प्रकार के अलंकरण से सुसज्जित हो। वह किशोरों के शारीरिक आकार, लंबाई, रंग रूप इसके आधार पर होने चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हमारा 12, स्वास्थ्य कल्याण के किन्हीं 4 आयामों को बताइए। तो ये 4 आयाम पहले ही हम देख चुके हैं। ठीक है? विवेकपूर्ण व्यय के 4 सिद्धांत बताइए। तो 2 सिद्धांत, 4 सिद्धांत ये सभी हम पहले ही देख चुके हैं विवेकपूर्ण व्यय के। तो एक है, देखो, मूलधन की सुरक्षा है, सुलभ पहुंच है, सुविधा है, प्रतिलाभ का तर्कसंगत दर है और एक तरलता है। ठीक है? ये चीज आपको समझ में आ गई इस तरीके से। फिर आखिरी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन पेपर की, कि विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए कपड़ों की क्या-क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखो, बेसिकली इसमें क्या है
5 पॉइंट हैं आपके मेनली, ठीक है? कौन-कौन से? ये वाले 5 पॉइंट हैं। पहला है मापदंड है क्या है प्राथमिक? आराम देने लायक हो। कैपिलस और ब्रासेज ऐसे परिधानों में विशिष्ट क्षेत्र में दोहरी सिलाई होनी चाहिए। कमर की बेल्ट नहीं होनी चाहिए बल्कि इलास्टिक होनी चाहिए। वस्त्रों को खोलने और बांधने के लिए वेल्क्रो, चेन का या फिर जिपर का उपयोग होना चाहिए। कपड़ों को सौंदर्यवान बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अक्षमताग्रस्त जो बच्चे होते हैं उनके कपड़ों को भी समान बच्चों की तरह ही दिखाया जाना चाहिए। अर्थात जो अच्छी तरीके से सिले हुए हों परंतु पहनने में अपेक्षाकृत आसान हो। ऐसे बच्चों के कपड़ों का रंग जो है, प्रिंट जो है वो लुभावना होना चाहिए, ठीक है? तो इस तरीके से जो बच्चे होते हैं सबसे उपयुक्त परिधान वह होता है जो उनके पहनने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए दोनों व्यक्तियों के लिए अच्छा होता है। तो इस तरीके से विशेष अवस्था वाले जो बच्चे होते हैं इनकी ये विशेषताएँ आप यहाँ पे लिख देंगे और इसी को अगर आपको इंग्लिश में देखना है तो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो अराउंड 40 मिनट के अंदर हमने आपके 2 क्वेश्चन पेपर यहाँ पे देख लिए हैं और आई होप कि आपको दोनों ही क्वेश्चन पेपर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे वो आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गए होंगे। गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हम यहाँ पे अपनी वीडियो एंड कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों के साथ और जिस बच्चे का एग्जाम रिसेंटली होने वाला है उन सभी को मेरी तरफ से आपके आने वाले एग्जाम के लिए अगला जो है होम साइंस का उसके एग्जाम के लिए सभी को ऑल द बेस्ट। आप सभी अच्छे से एग्जाम करके आइएगा एंड आई होप कि आपका एग्जाम अच्छे से होने वाला भी है अगर आपने तैयारी अच्छे से कर रखी होगी तो। ठीक है? मिलेंगे बच्चों हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।